अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भाषण। स्त्री और पुरुष परमात्मा के दो विशिष्ट सर्जन हैं। यह दोनों एक दूसरे के अनिवार्य पूरक भी हैं। एक के अभाव में दूसरा निष्प्रभावी है, लेकिन भारतीय संस्कृति में स्त्री की भूमिका पुरुष की अपेक्षा कहीं अधिक सम्मानीय माना गया है। हमारे आदि ग्रंथों में नारी को गुरुतर मानते हुए यहाँ तक घोषित किया गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। अथवा गृहिणी गृह मित्याहु न गृह गृह मुख्यते। इसी सम्मानीय नारी को सृजन की शक्ति मानकर पूरे विश्व में 8 मार्च को महिलाओं के सम्मान के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस मनाने का उद्देश्य नारी को कुरीतियों की बेड़ियों से निकालकर उसे विकसित परिष्कृत होने का सुअवसर प्रदान करना है, ताकि वह न केवल खुद को सशक्त कर सके बल्कि बेहतर समाज के निर्माण में भरपूर योगदान दे सके। महिला दिवस मनाने का इतिहास पर विशेष जानकारी। सबसे पहला महिला दिवस अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर 28 फरवरी 1909 को मनाया गया था। अमेरिका में उस समय महिला दिवस का उत्सव मनाए जाने के पीछे महिलाओं को वोट देने का अधिकार हासिल करना था, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में अधिकांश देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं। इस उत्सव की महत्ता तब और बढ़ गई जब रूस की महिलाओं ने 1997 में रोटी और कपड़े के लिए वहां की सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। जब यह आंदोलन शुरू हुआ था उस समय वहां जूलियन कैलेंडर के मुताबिक रविवार 23 फरवरी का था, जबकि दुनिया के बाकी देशों में ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता था, जिसके अनुसार 8 मार्च का दिन था। इसलिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उत्सव महिलाओं की उपलब्धियों और उनका सम्मान करने के रूप में मनाया जाता है। लेकिन भारतीय संस्कृति के पुरातन नारी को जो स्वतंत्रता प्राप्त थी, क्या आज भी उतनी ही स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त है? महिला दिवस पर भाषण देना तो आसान है, लेकिन क्या इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को वह सम्मान प्राप्त है जो उसका अधिकार है या नहीं? भारतीय संस्कृति में नारी को माता का पद दिया गया है। नारी के गुणगान से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। मंत्रों के माध्यम से इनकी अभ्यर्थना की गई है। इनकी शक्ति को सर्वोपरि समझने का एक सशक्त प्रमाण है। श्रेष्ठ देवताओं के नाम से पूर्व उनकी पत्नियों के नाम का उल्लेख होना, जैसे लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, सीताराम, राधे श्याम। इतना ही नहीं, पति पत्नी के संदर्भ में भी पत्नी को पति का अर्धांगिनी विशेषण इसी यथार्थ को ध्यान में रखकर कहा गया है। भारतीय नारी का विगत, वर्तमान और संभावित स्वरूप। भारतीय नारी का विगत, वर्तमान और संभावित स्वरूप के विषय पर बात करने से पहले हम सब के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि सही मायने में नारी सामर्थ्य क्या है। भारतीय नारी सामर्थ्य का यथार्थ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रकृति और पुरुष विधाता के दो विशिष्ट सृजन हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। एक के अभाव में आप दूसरे की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन अनेक समानताओं के होते हुए भी नर नारी सामर्थ्य और सक्रियता के क्षेत्र में कई संदर्भों में भिन्न भिन्न है। भारतीय समाज में जहां पुरुषों को पौरुष, श्रम, कठोरता, बर्बरता और अधीरता का प्रतिमूर्ति माना गया है, वहीं नारी को त्याग, दया, करुणा, ममता और धैर्य की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने भी अपने प्रसिद्ध उपन्यास गोदान में यह उक्ति कही है कि पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है, लेकिन नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। यथार्थ नारी की स्वीकृति को ही दर्शाते हुए जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कामायनी में, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। भारतीय नारी अपनी इसी विशेषता की वजह से न जाने कितने रिश्तों का निर्वाह किया
करती है। बेटी के रूप में जन्म लेकर जीवन आरंभ करने वाली नारी किसी की बहन, किसी की पत्नी और किसी की माँ होती है। इतिहास गवाह है कि भारतीय नारी पुरुष को प्रतिष्ठा और उपलब्धि के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ करने के लिए स्वयं को भी दांव पर लगा दिया करती है। नारी के इसी अभिनव व्यक्तित्व और कृतित्व को लक्ष्य कर कही गई यह उक्ति एक सर्वमान्य सत्य बनकर स्थापित हो गई है कि प्रत्येक पुरुष के सफलता में एक स्त्री का हाथ होता है। लेकिन विडंबना देखिए, नारी सामर्थ्य पर सवाल हमेशा ही उठते रहे हैं, पर नारी को जो सम्मान पुरातन भारतीय संस्कृति में प्राप्त था, वह सम्मान, वह अवस्था आज भी नारी को नहीं मिल सका है। पुरातन भारतीय समाज में नारी की अवस्था। भारतीय संस्कृति में नारी को माता के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। नारी को देवी मानकर उसकी पूजा की जाती है। पुरातन भारतीय समाज में तो किसी पुरुष द्वारा पत्नी की अनुपस्थिति में किया जाने वाला धार्मिक अनुष्ठान सर्वथा अधूरा समझा जाता था। यही वजह है कि पत्नी के लिए धर्म पत्नी शब्द प्रचलित हुआ। इस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में नारी को शिक्षा प्राप्त करने, अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। ये घर की लक्ष्मी मानी जाती थी और इन्हें लगभग प्रत्येक दृष्टि से भरपूर सम्मान मिलता था। खुद को मिले सम्मान का परिचय इन्होंने अपने नारी सामर्थ्य से प्रस्तुत किया। कैकेयी जो रणभूमि में पति की सारथी बनी, गांधारी जिन्होंने अंधे पति के लिए जीवन पर्यंत आंखों पर पट्टी बांध ली, सीता जिन्होंने पति के साथ स्वेच्छा से वन गमन किया, या फिर शास्त्रार्थ के लिए पुरुषों को ललकारने वाली गार्गी, मैत्री आदि आदर्श चरित्र नारियों का प्रसंग उल्लेखनीय है। नारी के प्रति ऐसी उदात्त अवधारणा संभवतः कहीं और देखने को नहीं मिलती है, लेकिन भारतीय परिवेश में नारी के प्रति सम्मान सर्वथा एक सम्मान नहीं रहे हैं। समय बीतने के साथ नारी को मिलने वाले भरपूर सम्मान का अवमूल्यन होना प्रारंभ हो गया। मध्यकाल में भारतीय परिवेश में मध्यकाल तक आते आते नारी के सम्मान का अवमूल्यन शुरू हो गया। नारी को प्राप्त समस्त स्वतंत्रता छीन ली गई। इस काल की राजनीतिक और सामाजिक विसंगतियों के मध्य नारी यतीम बनकर रह गई। मत्स्य न्याय की परंपरा का अनुगमन करते हुए विजयी राजाओं ने हारे राजाओं को अन्य भेंटों के साथ अपनी बेटी भी सौंपने के लिए विवश कर दिया। इतना ही नहीं, हिंदू परिवारों की धन संपत्ति लूटने के साथ साथ बहु बेटियों का भी अपहरण करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप बहु बेटियों की रक्षा हेतु प्रदा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, कन्यावध, विधवा प्रताड़ना आदि तत्कालीन कुरीतियों ने जन्म ले लिया। विदेशियों के आक्रमण से स्थिति और भी भयावह हो गई। बहुविवाह और अनमेल विवाह जैसे भोगवादी मानसिकता का विकास कर नारी को प्राप्त समस्त स्वतंत्रता छीन ली गई। दार्शनिक विचारधाराओं में नारी सामर्थ्य। नारी के मन में असुरक्षा की भावना लाने के जिम्मेदार कहीं न कहीं कुछ दार्शनिक की विचारधारा भी सम्मिलित है। जॉन स्टुअर्ट मिल, प्लेटो एवं मार्क्स आदि ने नारी को पुरुष के समकक्ष रखने का प्रयास किया, लेकिन कुछ दार्शनिक जैसे अरस्तु, हिगेल, कांट, नीत्शे आदि को स्त्री जाति की बौद्धिक और तार्किक क्षमता पर गहरा संदेह था। देकार्ते ने तो खुलकर कहा है कि स्त्री की तर्क क्षमता पुरुषों से कमजोर एवं दुर्बल होती है। पुरातन में जो नारी पुरुषों की अर्धांगिनी थी, उसे जाने अनजाने ये दार्शनिकों ने दो भागों में बांट दिया। इन दार्शनिकों ने नारी को संवेदनशील बताकर पुरुषों को उसकी सुरक्षा करने तक की दलील दे डाली। इन्होंने नारी के मन में उसी के अस्तित्व के प्रति असुरक्षा के बीज डाल दिए। इसके बाद तो नारी को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित करने, विरोध करने में नारीवादी रूपी अनेक विचारधाराओं का जन्म हुआ, जिसमें उदार नारीवाद, मार्क्स नारीवाद, मनोविश्लेषक नारीवाद, अराजक नारीवाद, सामाजिक नारीवाद आदि उल्लेखनीय है। इन नारीवादी विचारकों के विचारों का असर भारतीय समाज। आधुनिक काल में नारी उत्कर्ष का आरंभिक चरण।
आधुनिक काल में आरंभ में देश की आज़ादी के लिए नारी जागरण के महत्व को समझा गया और इसी के निमित्त नारी को विभिन्न विसंगतियों से मुक्त करने का प्रयास शुरू किया गया। इसमें 1955 में पारित विशेष विवाह और विवाह विच्छेद कानून, 1956 में पारित हिंदू उत्तराधिकार कानून, 1959 में पारित अंतरजातीय विवाह अधिनियम, 1961 में पारित दहेज निषेध कानून की वजह से नारी के उत्थान में सर्वथा अनुरूप एवं सुखद परिणाम देखने को मिले। 1970 से 1980 तक अधिकतर नारीवाद आंदोलन स्त्री को पराधीनता की बेड़ियों से निकालने के लिए बनाए गए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वतंत्रता संग्राम हेतु नारी सामर्थ्य का सहयोग प्राप्त करने के लिए जो उसे अवसर प्रदान किया गया, उन अपेक्षाओं की कसौटी पर नारी खरी उतरी। इसके बदले आज़ादी मिलने के बाद नारी को वैधानिक, धार्मिक, सामाजिक लगभग हर प्रकार की विसंगतियों से मुक्त कर दिया गया। लेकिन आज विडंबना देखिए, आज़ादी के बाद जिस नारी को पराधीनता की सारी बेड़ियों से मुक्त कर दिया गया था, उसे आज उपभोग की वस्तु मानकर बाजार में खड़ा कर दिया गया है। आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के बाद भी महिला हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। घरेलू हिंसा, एसिड अटैक, ऑनर किलिंग, सम्मान के लिए मौत के घाट उतरना, अपहरण तथा पति द्वारा उत्पीड़न आदि समाज में महिलाओं के लिए आम बात हो गई है। अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो यह एक पुरुष प्रधान समाज है। हर जगह पुरुषों का ही वर्चस्व है। हमारे समाज में नारी को दोयम दर्जे का देकर उसे बताया जाता है कि उसका कार्य केवल बच्चे पैदा करना और घर संभालना है, परंतु महिलाएं इस पुरुष प्रधान मान्यता को प्रारंभ से ही चुनौती देती आ रही है। पुरातन उदाहरणों की बात करें तो गार्गी, अपाला और मैत्री जैसी विदुषी नारियों ने पुरुषों को शास्त्रार्थ में, आधुनिक काल में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने रणभूमि में अंग्रेजों को, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान ने श्रेष्ठ साहित्य का सर्जन करके, इंदिरा प्रियदर्शनी ने देश को कुशल नेतृत्व प्रदान करके, प्रथम आईपीएस अधिकारी किरण बेदी कठोर प्रशासकीय दायित्वों का सकुशल निर्वहन करके, मदर टेरेसा ने अनाथों को गले लगाकर और कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ने आकाश की ऊंचाइयों को छूकर नारी सामर्थ्य का अभिनव परिचय प्रस्तुत किया है। मध्यकाल में जिस नारी से उसकी सारी स्वतंत्रता छीन ली गई थी, आज वही नारी पुरुषों के एक छत्र साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। आंकड़े बताते हैं कि नारी किसी एक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रही है, बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। आज से कुछ साल पहले जिन खेलों में नारियों को कमजोर बताकर उन्हें खेलने से रोका जाता था, आज उन्हीं खेलों में मैरी कॉम ने सफलता का परचम लहराकर देश का नाम रोशन किया। गीता फोगाट, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, साक्षी मलिक आदि जैसी महिलाएं खेल जगत की गौरवपूर्ण पहचान है, तो प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता आदि महिलाओं ने सौंदर्य प्रतियोगिता जीतकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन किया है। वर्तमान समय को अगर हम नारी उत्कर्ष की सदी कहें तो गलत नहीं होगा। आज की भारतीय नारी लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी भारतीय नारी को अपना खोया हुआ आत्मसम्मान पाने में कुछ समय अवश्य लगेगा, परंतु संभावना आज भारतीय नारी अनेक क्षेत्रों में अपने अपने प्रयोजनों में कार्यरत है, जिनमें शिक्षा, संस्कृति, कला, संपदा, प्रतिभा, कॉरपोरेट, मीडिया आदि है। अब इन सभी क्षेत्रों में अपना वर्चस्व सिद्ध करती जा रही है। आधुनिक नारी कुरीतियों की बेड़ियों से निकलकर अपने भाग्य की निर्माता स्वयं बन रही है और विधाता ने भी उसे मुक्ति दूत बनने का गरिमापूर्ण दायित्व सौंप दिया है। जय हिंद, जय भारत।